मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं बिहार सुपर टेट के लिए लगातार वीडियो का क्रम जो सिलसिला है वो जारी कर रखा हूँ। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बाल मनोविज्ञान, जिससे 10 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका दूसरा चैप्टर का आज पार्ट 2 मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो अगर आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना है तो जल्द से जल्द जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपका इस चैनल पे इस बिहार सुपर टेट का संपूर्ण तैयारी एकदम विस्तार से करवाया जाएगा। आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर करवाया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। कह रहा है क्या, देखिए पहले ही मैंने लिख रखा है परीक्षा दृष्टि, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला क्वेश्चन कहता है आपको कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। एक कथन किसका है? देखिएगा, सबसे पहले जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का परित्याग करता है, फिर मन का। देखिए आपको डायग्राम से बेहतर समझ में आएगा। ये सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और किसका है अब ये व्यवहार का है। इसका लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस, साइकी तथा लोगस। अतः साइकोलॉजी शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है कि आत्मा का अध्ययन। इसका अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। यानी अब जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। इसके बाद आपको कह रहा है वुडवर्थ के शब्दों में कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इससे मन का त्याग किया और पुनः इसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मतलब ये जो कथन है वो कथन किसका है? वुडवर्थ साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो आपका कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक के क्षेत्र में, यानी जो शिक्षा है इसके क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का ही होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है और वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। अब है आपका कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। मनुष्य के जन्म से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक अंत में, और उसमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं, तथा इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर बालक का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तन तथा वातावरण पर बालक का प्रभाव पड़ने वाला अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं हम लोग कि बाल मनोवैज्ञानिक का केंद्र बिंदु क्या होता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र होता है वो बालक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है एवं परिरक्षण ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। इसका जवाब कर रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार की जाती
मिलती है ताकि छात्र सहजतापूर्ण अधिगम कर सके। देखिए इसका मूल पॉइंट जो है कि मनोविज्ञान का, यह मुख्यतः बाल केंद्रित शिक्षा है और इसमें ऐसा सिलेबस तैयार किया जाता है या ऐसा शिक्षण कौशल दिया जाता है जो छात्र के अनुकूल हो, ताकि छात्र जो है आसानी पूर्वक उसका अधिगम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। किसमें, कह रहा है आपसे, किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग केस अध्ययन, जिसको कहते हैं केस स्टडी, में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग केस स्टडी में किया जाता है। अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, समायोजन की क्षमता, यानी इसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब हो गया वही जनरेशन बाई का, इन्वायरमेंट का, और उसका आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको शिक्षण, प्रशिक्षण, और आपको समायोजन की क्षमता। मतलब हो गया आपका कि अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो देखिए गुथरी साहब ने समीपता का सिद्धांत दिया। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया और उसके अनुसार उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक में, पावलोव में एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। मतलब पुरस्कार को थॉर्नडाइक ने भी माना, पावलोव ने भी माना, स्किनर ने भी माना। सिर्फ गुथरी साहब का कहना यह है कि समीपता का सिद्धांत इन्होंने दिया और इनके अनुसार उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर दिया जाना चाहिए? समीपता के आधार पर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विकास की अवस्थाएं। देखिए विकास की जो अवस्था है या आयु है एक एक कॉलम में दिया है। जैसे पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो हो गया गर्भाधान से जन्म यानी 9 माह के 10 दिन, 9 माह 10 दिन। शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष। कहीं कहीं आपको 2 वर्ष भी लिखा दिखाई देगा, लेकिन जब भी आपको मुख्य रूप से शैशवावस्था आएगा तो आप जन्म से लेकर 6 वर्ष तक कीजिएगा। इसके बाद है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं हम लोग। शैशवावस्था क्या आता है? कह रहा है जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु होती है। शैशवावस्था जन्म से लेकर कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष की आयु तक को ही कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। ये जो 6 वर्ष तक की ऐसी अवस्था है जिसमें बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। थॉर्नडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो 3 साल से 6 वर्ष तक का बच्चा रहता है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। एक नवजात शिशु का कद कितनी ऊंचाई होती है? तो लगभग 51 सेंटीमीटर, यानी इंच में बोले तो 20 इंच, 20 इंच होती है। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 से लेके 8 पॉइंट तक। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ये कहना है वैलेंटाइन महोदय का। देखिए इसमें जो टॉपिक आपको मैंने बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है अर्ध स्वप्न में रहता है। ये विचार किनका था? तो ये थॉर्नडाइक का विचार था। एक नवजात शिशु का जो कद होता है 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। एक नवजात शिशु का जो भार होता है 6 से 8 पाउंड। और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ये वैलेंटाइन महोदय का कहना है। अगला है आपका कि सबसे तेज और शारीरिक विकास होता है, यानी शैशवावस्था में सबसे तेज और शारीरिक विकास होता है। इसके बाद है आपका
कि सबसे तेज शारीरिक विकास किसमें होता है? शैशवावस्था में। और विकास की प्रक्रिया होती है, देखिए विकास की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जन्म से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती है। जब तक आदमी जीवन जिंदा है तब तक वो जो क्रिया चलते रहती है। शैशवावस्था में वृद्धि होती है। शैशवावस्था की जो वृद्धि होती है तीव्र होती है, मतलब बहुत ही जल्द होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। शैशवावस्था ही चल रहा है अभी आपका कि व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, यानी जो इसका मूल जड़ है व्यक्तित्व विकास का वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। कौन कौन सा? तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये कहना है एडलर साहब का। किसका कहना है? ये एडलर साहब का। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कहना है सिगमंड फ्रायड महोदय का कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, इसको कहा जाता है निर्माण काल। शैशवावस्था को बालक को क्या कहा जाता है? निर्माण काल। दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। जबकि वयस्क में कितनी होती है? 206। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो है एकदम थोड़ा एकाग्रचित होकर इसे 1-2 बार सुने, आपको सारी के सारी जो एक लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर है, सब याद हो जाएगा आपको कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। शैशवावस्था में कौन सी अवस्था है जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तीव्र होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। और फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस ग्रंथि। देखिएगा ये दोनों ही जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के मतलब पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि कौन सी ग्रंथि के कारण लड़कियों को अपने पिता से ज़्यादा प्रेम होता है और लड़कों को अपने माँ से होता है। तो इसका सही जवाब होगा कि लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि पाया जाता है जबकि लड़कों के अंदर ओडिपस ग्रंथि पाया जाता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत जो है निकल आते हैं? 1 वर्ष में। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था। स्वप्रेम का मतलब होता है अपने आप से प्रेम करना। जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है अनियमित। जो जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है कैसे होती है? अनियमित। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाता है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? देखिए आपने पढ़ा होगा व्याकरण में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कि जिस अर्थ का कोई अर्थ निकले, जैसे हमने कहा राम, तो कोई अर्थ निकला कि चलिए ये राम है। या जैसे यहाँ पे ना मैंने लिखा है वाले, तो इसका अर्थ क्या है? वाले। लेकिन इसको उल्टा कर दें लेवा, तो इसका कोई अर्थ नहीं हो, तो वैसे शब्द को कहते हैं निरर्थक शब्द। तो कहता है कि कितने शब्द का बच्चा सार्थक शब्द का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सार्थक शब्द का प्रयोग करता है, वाक्य का नहीं, शब्द का। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो ये गर्भावस्था से होती है और विकास की प्रक्रिया चलती है। ये जो विकास की प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलती है। अभी आपने पहले पढ़े रखा है जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? तो 1/2 सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। शैशव काल का नियमित समय है जन्म से 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की
किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक हैं। भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, जहां बालक स्टार्टिंग में सीखता है, यानी बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो क्या है? परिवार। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लगते हैं। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं मिस हेलेन पार्कस्ट। मिस हेलेन पार्कस्ट डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। वंशानुक्रम में अनुवांशिक का लक्षण आते हैं 1/2 पिता से, 1/2 माता से, यानी माता पिता का मिलाकर के वंशानुक्रम का अनुवांशिक लक्षण आते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल्य प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। कैली काक परिवार का अध्ययन किसने किया? गोडार्ड महोदय ने। कैली काक परिवार का अध्ययन किसने किया? गोडार्ड महोदय ने। मूर्त संक्रियात्मक, देखिए मूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको दिखाई दे वो मूर्त है और जो चीज़ दिखाई न दे वो अमूर्त है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल होता है कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चे को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को 5 इयर्स यानी 5 साल में विद्यालय भेजना चाहिए। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं? तो 9 से 15 महीने के मध्य में बालक जो है ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं। जन्म के समय शिशु का मस्तक का भार कितना होता है? तो वो होता है 500 ग्राम। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। जन्म के समय बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजना पूर्ण। विशेष शैक्षणिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सबों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है क्रो एवं क्रो को। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है कि किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने। नासिर्ज्म का मतलब होता है स्वप्रेम, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है और ये होती है शैशवावस्था में। किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। बाल अवस्था की जो आयु होती है कितने वर्ष होती है? 6 से 12 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज ये कितने साल का होता है? ये होता है 6 वर्ष का। समूह की आयु होती है, समूह की आयु जिसे आप कह सकते हो गैंग एज, बाल्यावस्था को। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैंग एज कौन सी है? तो यह है बाल्यावस्था में। चुस्ती की आयु कौन सी है? यानी स्मार्ट एज कौन सी है? यह है बाल्यावस्था। गंदी आयु बोले तो डर्टी एज, यह है बाल्यावस्था। दोबारा सुनिएगा एक बार, आपको पूरा याद हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए गैंग एज बाल्यावस्था, स्मार्ट एज बाल्यावस्था, गंदी आयु यानी डर्टी एज बाल्यावस्था। देखिएगा कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है रॉस ने। मिथ्या परिपक्वता मतलब ऐसी बातें जो अपने मन में ख्याली पुलाव को बनाना होता है। ये किसने कहा है? रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। जो बाल्यावस्था होता है उसमें बालक क्या होता है? बाह्य केंद्रित। संग्रह करने की प्रवृत्ति, कलेक्शन करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था में ही आपको विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। देखिएगा कह रहा है कि 10 से 12 वर्ष तक की आयु
परिपाक काल या संचय काल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए परिपाक काल या संचय काल तो 10 से 12 वर्ष तक की आयु में, 6 से 9 वर्ष तक का, 6 से 9 वर्ष तक की आयु को पूर्व बालकाल कहा जाता है और 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बालकाल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सा है? मॉन्टेसरी या शिक्षण विधि। प्रयोगशाला योजना शिक्षण विधि है, प्रयोगशाला योजना शिक्षण विधि है, यह डाल्टन शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि है किंडरगार्टन। बेसिक शिक्षण विधि कौन सा है? किंडरगार्टन। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए कैसे? सामूहिक। आप देखते होंगे कि जो बाल्यावस्था में बच्चे खेलते हैं वो झुंड बनाकर खेलना पसंद करते हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। वास्तविक जगत में प्रवेश की जो अवस्था है वो क्या है? बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। समवयस्क समलिंगियों से, समलिंगियों मतलब बालक बालक से ही संपर्क रखता है। किस अवस्था में मानसिक विकास का बहुत तीव्र गति से होता है? तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मनोवैज्ञानिक क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? विषयी। क्या माना है इन्होंने? विषयी। यहाँ पे मनोविज्ञान लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? विषयी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता का भावना यानी ग्रुप। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में शिक्षण का स्वरूप होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों में माध्यमों से दी जाती चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अभी बाल्यावस्था है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? बाल्यावस्था में क्या है? आपको अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। जो लड़कियां होती हैं उनका जो भाषा का विकास होता है वो लड़के से अधिक होता है बाल्यावस्था में। और हड्डियों का विकास होता है, यह अधिकतम आपको 16 वर्ष तक की अवस्था तक होता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें ताकि सब अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जा सके और उन्हें अपनी तैयारी को धारदार कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।